गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम पढ़ रहे थे अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जिसके तहत मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रवाद का मतलब होता है अपने देश के प्रति प्रेम, अपने देश के प्रति समर्पण, अपने देश के प्रति त्याग की भावना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि शुरुआत में राष्ट्र राज्य नहीं थे या कोई किसी प्रकार के किसी देश का कोई अस्तित्व नहीं था। तो उस समय जो राष्ट्रवाद का जो विचार है वो सबसे पहले फ्रेडरिक सारियू के जो चित्र हैं उनके अंदर देखने को मिला। और दूसरा जो राष्ट्रवाद की स्पष्ट अभिव्यक्ति है वो फ्रांस की क्रांति में देखने को मिली। तो फ्रांस की क्रांति होती है और फ्रांस की क्रांति होने के बाद जो राजतंत्र है, निरंकुश राजतंत्र, राजा का जो शासन था वो खत्म हो जाता है और उसके बाद फ्रांस के अंदर एक संवैधानिक राजतंत्र का निर्माण होता है। मतलब ऐसा शासन जहां पर संविधान था और राजा को संविधान के अनुसार क्या करना था, अपना जो काम है वो करना था। यानी जो राजा है वो संविधान के अंतर्गत आ चुका था, वो अपनी मनमानी करने के लिए अब आज़ाद नहीं था। लेकिन उसके बाद जो नेपोलियन है, नेपोलियन फ्रांस का राजा बन जाता है। उस संवैधानिक राजतंत्र की कमजोरी का फायदा उठा करके नेपोलियन फ्रांस का राजा बन जाता है और उसके बाद वो फ्रांस में एक नेपोलियन कोड या नेपोलियन आचार संहिता लागू करता है। वो अपने कुछ नियम कायदे कानून बनाता है जिसको वो पूरे फ्रांस में लागू करता है, जिसको नेपोलियन की आचार संहिता के नाम से जाना जाता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं कि 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद है वो दोबारा अस्तित्व में आता है। तो 1815 के बाद जो नया रूढ़िवाद अस्तित्व में आया तो उसकी विशेषताएं क्या थी। 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारें रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थी। अब देखिए 1815 में जो नेपोलियन है वो हार चुका था। कहाँ पे? वाटरलू की लड़ाई में। वाटरलू की लड़ाई में जो नेपोलियन है वो हार चुका था और नेपोलियन के हारने के बाद ही फ्रांस के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप के अंदर क्या है, जो रूढ़िवादी शासन व्यवस्था है वो दोबारा से स्थापित हो जाती है। फ्रांस की क्रांति के पहले भी पूरे यूरोप के अंदर जो रूढ़िवादी सरकारें हैं वो अस्तित्व में थी। रूढ़िवादी जो लोग हैं वो कौन थे? रूढ़िवादी मानते थे कि राज्य और समाज की स्थापित पारंपरिक संस्थाएं जैसे राजतंत्र होता है राजा का शासन, चर्च, समाज के ऊपर चर्च का आधिपत्य या अधिकार, सामाजिक ऊंच नीच, समाज के अंदर जो ऊंच नीच है, जाति पाति को लेकर के जो भेदभाव था, संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहिए। तो रूढ़िवादी क्या थे? ये पुरानी सोच रखने वाले जो लोग थे उनका समूह था जो ये चाहते थे कि परिवर्तन नहीं होने चाहिए, समाज के अंदर परिवर्तन है वो नहीं होने चाहिए। वो जो प्राचीन परंपराएं जो उस समय यूरोप के समाज के अंदर प्रचलित थी, जैसे राजतंत्र है, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार को बनाए रखना, एक संयुक्त परिवार को बनाए रखना, ये कुछ प्राचीन जो परंपराएं थी या संस्थाएं थी जो उस समय यूरोप के समाज के अंदर पाई जाती थी, वो इन चीज़ों को बरकरार रखना चाहते थे। वो किसी भी प्रकार के नए जो सामाजिक परिवर्तन थे, समाज के अंदर किसी प्रकार के परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे। फिर भी अधिकतर रूढ़िवादी लोग क्रांति से पहले के दौर में वापसी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इन रूढ़िवादी लोगों को इतना समझ में आ गया था कि इन रूढ़िवादी लोगों की सोच के कारण ही, क्योंकि ये किसी प्रकार का कोई परिवर्तन समाज के अंदर नहीं चाहते थे, तभी क्या हुआ था, फ्रांस की क्रांति हुई थी। इनका मानना था कि दोबारा ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, वो अब क्या है, धीरे धीरे जो परिवर्तन है वो समाज के अंदर होने चाहिए, इस बात के वो पक्ष में थे। परिवर्तन एकदम से अचानक ना हो, धीरे धीरे जो समाज है वो नई चीज़ों को अपनाए
तो ये इस चीज के पक्ष में थे। उसके बाद देखते हैं कि नेपोलियन द्वारा शुरू किए गए परिवर्तनों से उन्होंने यह जान लिया था कि आधुनिकीकरण, समाज का आधुनिकीकरण राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत बनाने में सक्षम था। कि अगर राजतंत्र को, राजा के शासन को अगर मजबूत बनाना है तो हमें समाज का आधुनिकीकरण करना पड़ेगा, नई नई चीज़ों को हमें धीरे धीरे उसको अपनाना पड़ेगा, यानी परिवर्तन है समाज के अंदर करना पड़ेगा। वह राज्य की ताकत को ज़्यादा कारगर और मजबूत बना सकता था। एक आधुनिक सेना वो चाहते थे कि सेना ऐसी हो जो आधुनिक जो हथियार है उनसे वो सुसज्जित हो, ताकि किसी भी मुश्किल समय का सामना किया जा सके। कुशल नौकरशाही कि राजा का शासन है वो एकदम से कुशल हो, ताकि जो पूरे देश के ऊपर शासन है वो सुचारू रूप से चलाया जा सके। गतिशील अर्थव्यवस्था, ऐसी अर्थव्यवस्था हो जो गतिशील हो, मतलब जिसमें क्या है, जो एकदम रुकी हुई अर्थव्यवस्था या अविकसित अर्थव्यवस्था ना हो, ऐसी अर्थव्यवस्था हो जो लगातार क्या कर रही हो, प्रगति कर रही हो या आगे बढ़ रही हो। सामंतवाद, सामंतवाद क्या होता है, ये एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें सामंत क्या थे, बहुत सारी जमीन के क्या थे, मालिक थे। और भूदासत्व की समाप्ति, कि ये जो सामंत है अपनी भूमि के ऊपर लोगों को दास बना के रखते थे, यानी भूदास, यानी भूमि के ऊपर जो दास के रूप में काम करते थे, मजदूर के रूप में काम करते थे बिना किसी पैसे के। तो सामंतवाद और भूदास जो प्रथा थी उसकी समाप्ति वो चाहते थे, जो रूढ़िवादी लोग थे, और यूरोप के निरंकुश राजतंत्रों को शक्ति प्रदान कर सकते थे। उनका मानना था कि अब परिवर्तन है वो किए जाने चाहिए। उनको ये एहसास हो चुका था कि जो 1789 के अंदर जो फ्रांस के अंदर क्रांति हुई थी, तो क्रांति होने के कारण क्या थे, तो वो उस क्रांति को दोबारा दोहराना नहीं चाहते थे। रूढ़िवादी लोग नहीं चाहते थे कि दोबारा फ्रांस के अंदर ऐसी क्रांति जन्म ले। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक आधुनिक सेना है वो रखी, कुशल नौकरशाही को बढ़ावा दिया, गतिशील अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया, सामंतवाद और भूदास जो प्रथा थी उसको समाप्त किया। ये ऐसे कारण थे जिनके कारण फ्रांस की क्रांति हुई थी। तो इन्हीं कारणों को उन्होंने क्या किया, सबसे पहले दूर किया। और उसके बाद देखते हैं कि 1815 में जो जितने यूरोप के जो ताकतवर देश थे, 1815 में यूरोप के जितने ताकतवर देश थे, ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था। 1815 में वाटरलू की लड़ाई में ब्रिटेन, रूस, प्रशा, ऑस्ट्रिया, इन यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर के नेपोलियन को हराया था, के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वीना में मिले। तो ये सारे देशों के जो प्रतिनिधि हैं वो एक जगह यूरोप के अंदर थी जिसका नाम था वीना। तो वीना नामक जगह पर ये मिले और इसको वीना कांग्रेस इसको नाम दिया गया। इस सम्मेलन को इंग्लिश में कांग्रेस बोलते हैं। तो इस सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मैटरनिक ने की। यानी ड्यूक मैटरनिक क्या थे, इस पूरे सम्मेलन के क्या थे, मेजबान थे, जो जिन्होंने इन सभी यूरोपीय जो शक्तियां थी इनको आमंत्रित किया था, या इस जो बैठक हुई थी, जो ये वीना कांग्रेस समझौता हुआ था, उसके ये मुखिया थे। इसमें प्रतिनिधियों ने 1815 की वीना संधि तैयार की। इन्होंने एक संधि तैयार की, वीना संधि के नाम से एक संधि तैयार की। और इस संधि का जो उद्देश्य क्या था कि नेपोलियन ने अपने समय में, अपने कार्यकाल में जो बदलाव किए थे उन बदलावों को खत्म करना इसका उद्देश्य था। तो प्रश्न आपसे यहाँ से आपको ये पूछा जा सकता है कि 1815 में जो वीना कांग्रेस जो बनाई गई उसका उद्देश्य क्या था। तो उसका उद्देश्य क्या था कि नेपोलियन के द्वारा किए गए जितने भी परिवर्तन थे, चाहे वो नेपोलियन आचार संहिता थी, कुछ भी था, तो उसको खत्म करना इनका उद्देश्य था। दूसरा क्या था, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान वहां से बूर्बो वंश को सत्ता से
हटा दिया गया था उसको दोबारा सत्ता के ऊपर बैठाना या राज सिंहासन पर बैठाना। लुई 16वें को, जो कि बूर्बो वंश का एक राजा था, उसको गद्दी से हटा दिया गया था, तो उसको दोबारा क्या है, सत्ता में उसको बैठाना या उसको राज सिंहासन पर बैठाना। क्योंकि जो बूर्बो वंश था वो रूढ़िवादियों का क्या था, एक तरीके से उनका वो नेतृत्व कर रहा था। और फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया जिन पर कब्जा उसने नेपोलियन के अधीन किया था। नेपोलियन ने जितने इलाकों को जीता था अपने समय में, उन सभी इलाकों को फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया। क्योंकि इस संधि के दौरान फ्रांस ने जिन इलाकों के ऊपर कब्जा किया था नेपोलियन के शासन के दौरान, तो उन सारे इलाकों को छोड़ना पड़ा। फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए। तो फ्रांस की जो सीमाएं थी उनके ऊपर कई राज्य है उसके चारों तरफ है वो स्थापित कर दिए गए, ताकि भविष्य में जो फ्रांस है वो विस्तार ना कर सके। तो कौन कौन से राज्य उसके कौन कौन सी सीमा के ऊपर है वो स्थापित किए गए। उसके उत्तर में फ्रांस के उत्तर में नीदरलैंड, फ्रांस के उत्तर में नीदरलैंड एक राज्य है स्थापित किया गया जिसमें बेल्जियम शामिल था, और दक्षिण में उसके पिंडमांट में जिनेवा जोड़ दिया गया। प्रशा को उसकी पश्चिमी सीमाओं पर महत्वपूर्ण नए इलाके दे दिए गए, क्योंकि प्रशा एक ऐसा देश था जहां पर रूढ़िवादी लोगों का शासन था, जबकि ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंपा गया। मगर नेपोलियन ने जिन 39 राज्यों को मिला करके जर्मन महासंघ स्थापित किया था उसे बरकरार रखा गया, इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं किया गया। पूर्व में रूस को पोलैंड का एक हिस्सा दे दिया गया, जबकि प्रशा को सैक्सनी का एक हिस्सा है वो प्रदान किया गया। इन सब का उद्देश्य क्या था कि उन राजाओं को या उन राजतंत्रों को दोबारा से अस्तित्व में लेकर के आना, या उनको दोबारा से उन राजाओं को राजगद्दी के ऊपर बैठाना जिनको नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया था या गद्दी से हटा दिया गया था। और साथ ही यूरोप के अंदर एक नई जो रूढ़िवादी व्यवस्था है उसको स्थापित करना इनका मुख्य उद्देश्य था। तो जो वीना कांग्रेस का जो सम्मेलन हुआ उसका जो उद्देश्य था वो यही था कि नेपोलियन ने जितने परिवर्तन अपने शासनकाल में किए थे उन सभी को खत्म करना ही इनका मुख्य उद्देश्य था, और दोबारा से पूरे यूरोप के अंदर जो रूढ़िवादी जो सरकारें हैं उनको अस्तित्व में लेकर के आना, दोबारा से उन राजाओं को गद्दी पर बैठाना जिनको नेपोलियन ने अपने शासन काल के समय में गद्दी से हटा दिया था। उसके बाद देखिए 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाएं निरंकुश थी। 1815 में जिन रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाओं को दोबारा स्थापित किया गया, जिन राजाओं को दोबारा राजा बनाया गया जो पुरानी विचारधारा रखते थे, वो क्या थे, निरंकुश थे, वो अपनी मनमानी करते थे। वे आलोचना और असहमति बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। वो अपनी आलोचना, कोई उस समय राजा की आलोचना नहीं कर सकता था या उसकी सहमति के बिना कोई भी कदम नहीं उठा सकते थे, और उन्होंने उन गतिविधियों को दबाना चाहा जो निरंकुश सरकारों की वैधता पर सवाल उठाती थी। क्योंकि ऐसे लोग अब भी फ्रांस के अंदर मौजूद थे जो निरंकुश सरकारों को, जो ऐसी सरकार जो अपनी मनमानी करती है उसके ऊपर जो सवाल उठाते हैं, तो इन लोगों को, इन रूढ़िवादियों ने सबसे पहले इनको दबाना शुरू किया। ज्यादातर सरकारों ने सेंसरशिप के नियम बनाए। सेंसरशिप मतलब क्या है, प्रतिबंध लगा दिया। किसके ऊपर? अखबारों के ऊपर, किताबों के ऊपर, नाटकों, गीतों में व्यक्त उन बातों पर नियंत्रण लगाना था जिनसे फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े स्वतंत्रता और मुक्ति के विचार झलकते थे। क्योंकि जब फ्रांस के अंदर क्रांति हुई तो उसमें अखबारों का, किताबों का, नाटकों का, गीतों का, इनका बहुत अधिक महत्व था। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले इन्हीं के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, या इन्हीं के ऊपर सरकार ने क्या किया, सेंसरशिप लगा दी उन रूढ़िवादी सरकारों ने। क्योंकि उनको डर था अगर इनको खुला छोड़ दिया, अगर इनके ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाया गया तो दोबारा से फ्रांस के अंदर क्या है, या यूरोप के अंदर दोबारा से जो एक नई क्रांति है वो जन्म
ले सकती है। उसके बाद देखते हैं लेकिन फिर भी फ्रांसीसी क्रांति की स्मृति उदारवादियों को लगातार प्रेरित कर रही थी, क्योंकि जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसकी यादें उन उदारवादियों के या क्रांतिकारियों के मन में थी। रूढ़िवादी सरकार जो सरकारें हैं वो आ चुकी थी, वो उदारवादियों को लगातार क्या कर रही थी, दबा रही थी, उनको अनेक प्रकार के जो दंड है वो दे रही थी। लेकिन फिर भी जो उदारवादी विचार हैं वो लोगों के मनों में दबे हुए थे। नई रूढ़िवादी व्यवस्था के आलोचक उदारवादी राष्ट्रवादियों द्वारा उठाया गया एक मुख्य मुद्दा था प्रेस की आज़ादी। जो उदारवादी राष्ट्रवादी जो लोग थे वो अब भी क्या है, प्रेस की आज़ादी के लिए लगातार आवाज उठा रहे थे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में